तमिलनाडु की धरती पर बहुत बड़े परिवर्तन की आहट देख रहा हूं। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो काम करेगा और राजा बनेगा। घोर अन्याय और अत्याचार राहुल गांधी जी ने अपनी ही पार्टी और अपने ही लोगों के साथ किया है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को राजनीति से संन्यास दिलाकर ही माने। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत में आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हुई भविष्यवाणी की। जी हां, प्रधानमंत्री को लेकर भविष्यवाणी। प्रधानमंत्री को लेकर भविष्यवाणी वो कर रहे हैं जो उनकी रणनीति का हिस्सा रहे हैं। जी हां, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी और बीजेपी को लेकर इस बार कह रहे हैं कि 300 पार तो होंगे, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी चमत्कार भी करेंगे। नरेंद्र मोदी दक्षिण में भी सीटें निकालेंगे और नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में भी नंबर 1 पार्टी बनेंगे। ये प्रशांत किशोर कौन है? 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता पे काबिज हुए तो उनके चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर थे। जब ममता बनर्जी बंगाल में हाल का चुनाव जीती तो उनके भी रणनीतिकार प्रशांत किशोर थे। और इसी के साथ साथ जब नीतीश कुमार बिहार में चुनाव जीते, जब बार बार ये कहा गया बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, तब भी रणनीतिकार प्रशांत किशोर थे। और अब वही प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की जीत तो पक्की है और उसमें बहुत बड़ा श्रेय है उन विरोधियों का जिन्होंने मौकों का फायदा नहीं उठाया है। और इसीलिए आज सबसे पहले आपको वही बात बता रही हूं जो 2024 में बीजेपी की जीत को लेकर प्रशांत किशोर कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी भविष्यवाणी नहीं बल्कि जीत के लिए मेहनत करने में विश्वास रखते हैं। बीजेपी पर प्रशांत किशोर ने क्या भविष्यवाणी की है? उन्होंने क्या कहा है? बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। वो 400 की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं पर 300 से ज्यादा तो बीजेपी की आएगी। दक्षिण भारत में उन्हें बंपर फायदा होने वाला है। दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया में, वहीं पूर्वी भारत ईस्ट इंडिया में पार्टी की सीटें बढ़ने वाली हैं। वो क्या कहते हैं? बंगाल उड़ीसा में नंबर 1 पार्टी। सोचिए, बंगाल और उड़ीसा में यानी दीदी के राज्य में, पश्चिम बंगाल में नंबर 1 पार्टी बन सकती है बीजेपी। और तेलंगाना में नंबर 1 या 2, तेलंगाना में जहां पर ओवैसी बंधुओं का दबदबा है वहां पर नंबर 1 या 2 होगी। कांग्रेस का भी सरकार बनी है। तमिलनाडु में जहां पर मुख्यमंत्री है स्टालिन, वहां पर बीजेपी सबको चौंका देगी। आपको याद है तमिलनाडु और दक्षिण में प्रधानमंत्री ने कई रोड शोज किए हैं। तमिलनाडु में डबल डिजिट में वोट शेयर आएगा, डबल डिजिट। इसका क्या सीधा मतलब यह है कि सीटें भी निकालेंगे वहां पर। तमिलनाडु में सबको हैरान कर देगी बीजेपी की परफॉर्मेंस साउथ में, ये वो कह रहे हैं। और विपक्ष की जो कमजोर रणनीति है उससे भी बीजेपी को फायदा हुआ है। यानी बीजेपी किसी भी के खिलाफ कोई बड़ी रणनीति विपक्ष नहीं बना पाया है। बीजेपी को रोकने के मौके विपक्ष ने गंवा दिए हैं, यह कहा गया है। कैच छोड़ेंगे तो बल्लेबाज तो शतक बनाएगा ही, इसे समझिए। कैच अगर छोड़ देंगे तो बल्लेबाज शतक बनाएगा। और बल्लेबाज कौन है? नरेंद्र मोदी इस बार भी शतक बनाने वाले हैं, यानी जीत की हैट्रिक होने वाली है। आपको एक और तस्वीर बताती हूं, सिर्फ इसको लेकर भविष्यवाणी नहीं है। आज प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में एक रैली को संबोधित कर रहे हैं और उनकी इस रैली से पहले वहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का जो बयान आया उसे गौर से सुनिए। महाराष्ट्र सीएम शिंदे का यह बड़ा बयान था राहुल और उद्धव को लेकर। उन्होंने कहा हमारी पार्टी में कोई बॉस नहीं है। अपनी शिवसेना को लेकर वो कह रहे हैं हमारी पार्टी में कोई बॉस नहीं है। उद्धव हमें घर का नौकर समझते थे, घर का नौकर। और उन्होंने याद दिलाया कि राजा का बेटा ही राजा हमेशा नहीं बनता है। ये उद्धव को लेकर तंज था कि राजा का बेटा हमेशा राजा नहीं होता है। लेकिन यही बयान, यही नसीहत प्रशांत किशोर ने भी राहुल गांधी को दी है। प्रशांत किशोर ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि 10 साल नाकाम रहकर भी राहुल पीछे नहीं हटे। वो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, ना किसी और को वो कांग्रेस चलाने दे रहे हैं। खुद तो पीछे हट नहीं रहे, किसी और को भी आगे नहीं आने दे रहे हैं। राहुल लगातार सियासत में असफल रहे हैं, अनसक्सेसफुल रहे। राहुल हार के बावजूद भी नेतृत्व करने की जिद पकड़े हुए हैं। यानी पार्टी हारती जा रही है, पिछड़ती जा रही है, लेकिन नेतृत्व हम ही करेंगे।
राहुल को लगता है कि वो सब जानते हैं। ये प्रशांत किशोर ने कहा है राहुल गांधी के बारे में, उन्हें लगता है वो सब जानते हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पार्टी डूब रही है, उन्हें पॉलिटिकल ब्रेक लेना चाहिए, तभी कांग्रेस की किस्मत सुधर सकती है। यह रिपोर्ट पहले देखिए फिर महाभारत। क्या बंगाल में बीजेपी होगी नंबर 1? तमिलनाडु में मोदी तोड़ेंगे सारे रिकॉर्ड। महाराष्ट्र में होगी महाजीत। महाराष्ट्र की 48 सीटों के लिए मोदी ने मोर्चा खोल दिया है, क्लीन स्वीप के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। तभी तो आज प्रधानमंत्री महाराष्ट्र पहुंचे और विरोधियों पर जमकर बरसे। एक और एनडीए है जिसका ध्येय है देश के लिए बड़े फैसले लो। दूसरी ओर कांग्रेस और इंडी गठबंधन है का मंत्र है जहां भी सत्ता पाओ खूब मलाई खाओ। उधर सीएम एकनाथ शिंदे ने भी उद्धव की दुखती रग पर हाथ रख दिया, कह दिया कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनता। कोई मालक नहीं, कोई नौकर नहीं, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो काम करेगा और राजा बनेगा। शिंदे ने जो फटकार उद्धव को लगाई, वैसी ही पीके ने राहुल गांधी को लगाई। वो आपको आगे सुनाएंगे, पर पहले उद्धव खेमे को खबरदार करने वाले संजय निरुपम को सुनिए, जो खिचड़ी घोटाले में उद्धव से लेकर संजय राउत को जेल भेजने का सियासी इंतजाम कर रहे हैं। संजय राउत के खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि खिचड़ी चोरी में वो भी शामिल है। संजय राउत ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पे लगभग 1 करोड़ रुपए की दलाली ली है, और इस नाते उसकी तरह, उस उम्मीदवार की तरह संजय राउत भी खिचड़ी चोर है, और संजय राउत इस पूरे घोटाले का सूत्रधार है। जब कांग्रेस पार्टी ने संजय निरुपम जी को पार्टी से निकाल दिया, तो उन्होंने जानबूझकर हमारी पार्टी की छवि खराब करने का एक प्रकार से सुपारी उठा लिया है। टिकट के लिए भटक रहे हैं। जब कुछ सूझ नहीं रहा तो शिवसेना को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। निरुपम जिसे खिचड़ी चोर बता रहे हैं, उसे उद्धव ने मुंबई से टिकट दिया। उन्हीं अमोल कीर्तिकर का आज ईडी के सवालों से सामना हुआ। सामना तो राहुल गांधी का भी हुआ, उस कड़वी सच्चाई से जिसे वो मानने को तैयार नहीं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी सियासी दुकान चलने वाली नहीं है। प्रशांत किशोर का कहना है कि राहुल पार्टी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का अंतिम संस्कार करवा के या कांग्रेस पार्टी को राजनीति से संन्यास दिलाकर ही मानेंगे। जनता उनको रिजेक्ट करती है, कांग्रेसी भी उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। अभी प्रशांत किशोर तय करेगा कि राहुल गांधी ने क्या करना चाहिए। प्रशांत किशोर क्या करना चाहिए कोई तय करता है क्या? लेकिन नरेंद्र मोदी मैराथन मेहनत कर रहे हैं। 100 दिनों में मोदी 7वीं बार तमिलनाडु गए। तभी तो पीके ने मोदी की दक्षिण में धमाकेदार एंट्री की भविष्यवाणी कर कहा कि तमिलनाडु में बीजेपी का वोट शेयर डबल डिजिट में होगा। मैं तमिलनाडु की धरती पर बहुत बड़े परिवर्तन की आहट देख रहा हूं। बीजेपी का प्रदर्शन इस बार इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। स्टालिन के तमिलनाडु में हवा बदल रही है तो ममता के बंगाल में मोदी का तूफान आने वाला है। चुनावी रणनीतिकार ये भी दावा कर रहे हैं कि ममता का सुपड़ा साफ कर बीजेपी बंगाल में नंबर 1 पार्टी बन सकती है। उसकी वजह है ममता सरकार के कारनामों के खिलाफ लोगों का गुस्सा। पहले ईडी फिर एनआईए पर बंगाल में हमला हुआ, अब एफआईआर करवा दी। टीएमसी के खौफ का आलम यह है कि ममता सरेआम रामनवमी पर दंगों की बात कर रही है। শুধু একটা কথাই বলবো, মিছিল করুন, মিটিং করুন, দাঙ্গা করবেন না। দাঙ্গা করবে ওরা। 19 তারিখে ভোট, 17 তারিখে দাঙ্গা করবে। তোমাদের তো রাম কানে কানে বলে দিয়ে যায়নি তুমি দাঙ্গা করো, কিন্তু এরা দাঙ্গা করবে আর করে এনআইএ কে ঢুকিয়ে দেবে। ओनली फोटो सेशन के लिए यहाँ टीएमसी बोल के कोई पार्टी नहीं है बंगाल में। ये पुलिस का साथ जनता का लड़ाई हो रहा है। ये पुलिस का साथ ये सेक्शन ऑफ आईपीएस ऑफिसर, दे आर ट्राइंग टू मेलाइन द होल इलेक्शन प्रोसेस। ये पूरा चुनाव हो रहा है ममता पुलिस वर्सेस जनता। तो क्या मोदी 24 चुनाव में ममता का पत्ता साफ कर देंगे? बंगाल उड़ीसा में नंबर 1 और तेलंगाना तमिलनाडु में फायदा बम्पर। क्या यहीं से आएंगे मोदी के 400 पार के नंबर? इसी पर आज की महाभारत। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जुड़ गए हैं।
हमारे साथ जुड़ रहे हैं दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। संजय सरकार जी टीएमसी के नेता हैं और किशोर तिवारी जी शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं। मैं सबसे पहले शर्मा जी आपके पास आ रही हूँ। बंगाल में आप नंबर 1 पार्टी बन सकते हैं, ऐसे उन चुनावी रणनीतिकार की भविष्यवाणी है जो ममता दीदी के साथ भी काम कर चुके हैं, जो आपके साथ भी काम कर चुके हैं। अभी तो ये भविष्यवाणी है, लेकिन ये क्या संभव है? आपका गणित क्या कह रहा है? पिछली बार 18, इस बार कितनी? देखिए सुचेता जी, बहुत स्पष्ट है बंगाल की जो इस समय परिस्थिति है उसके अनुसार पूरी बंगाल की जनता जो है वो आशा लगाए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर देख रही है। आप 2019 से पहले देखिए, कोई सोच भी नहीं सकता था और हम दावे के साथ कहा करते थे कि हम जो है आधे सीट तक जीत जाएंगे। कोई मानता थोड़ी ना था हमारी बात को, लेकिन वहीं उसी बंगाल की जनता ने हमको 18 सीट दिया और इस बार निश्चित तौर से हम बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रहे हैं। उसका सिर्फ रीजन कुछ विशेष नहीं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां विकास के काम किए हैं और जो डेवलपमेंट जो उनके वहां की बंगाल की जनता को मिला है, और दूसरी तरफ जिस ढंग से ममता बनर्जी ने वहां के महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाले और वहां के लोगों महिलाओं के जो बलात्कार करने वाले और वहां भ्रष्टाचार करने वालों का जिस ढंग से संरक्षण कर रही हैं और जिस ढंग से उनका बचाव कर रही हैं सरकारी तौर पर, उससे बंगाल की जनता जो है पूरी तरह से क्षुब्ध है। आप संदेश खाली की घटना देखिए, संदेश खाली की घटना के कारण से आज बंगाल की माता बहनें जो हैं वो इतनी निराश हो चुकी हैं कि एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए जो महिलाओं पर अत्याचार कर रहा है उसको बचाने के लिए पुलिस से, एसटीएफ से, मतलब किसी से भी लड़ जाना, किसी से भी भिड़ जाना, मतलब अजीब सी स्थिति है। आप न्यायालय का सम्मान नहीं करते, आप वहां पर कानून व्यवस्था को नहीं संभाल सकते, आप वहां पर जितने भी अन्य तुष्टीकरण की आप चरम सीमा पर चले गए हैं। तो ऐसी स्थिति में, इसी स्थिति में वहां पर दिखाई पड़ रहा है कि निश्चित तौर से बंगाल की जनता इस बार बड़े बहुमत के साथ सपना देखा अधूरा रह जाएगा, नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करने जा रहे हैं। और पूरे बंगाल ने देखा है कि वहां किस ढंग से जो आप लाल लाल गुलाबी नोटें आप देख रहे हैं इनके मंत्री से कि किस तरह से नोटें निकल रही थी, है ना। वो जो नोटें थी वो कहाँ की थी, किसकी है? वो तो बंगाल की जनता की गाढ़ी कमाई को लूट के जो भरा गया है वो है। और वो सारी चीजें देखकर आज इनको के पास जा रही हूँ, संजय जी के पास जा रही हूँ एक बार। मुझे यही नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ मैं एक बार संजय जी के पास जा रही हूँ। संजय जी, एनआईए पर हमला, उसके बाद एफआईआर। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है। पहले ईडी पर हमला, फिर एनआईए पर हमला, और अब अगर ये आपके नंबर वहां गिरा देगा तो किसी को हैरानी नहीं होगी? देखिए सुचरिता जी, आप जोकर का जो शो होता है ना, ये बहुत जबरदस्त होता है और ये शो अक्खा मन इंडिया में देखते हैं। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आप 2021 में भी यही शो किए थे। आप बोला था बंगाल में 133 दीदी को मिल रहा है, हम बोला था 220, 216 मिल गया है। अरे मुंगेरी लाल का अगर हसीन सपना आप दिखा सकते हैं तो दिखाइए। भारतीय जनता पार्टी को हम अभी यहां से बोल रहे हैं, सुन के रखिए, नॉट लेस देन 34 टीएमसी को मिलेंगे, नॉट मोर देन 39। मैं आपको बता दे रहा है 10 सीट में भारतीय 39 हो गया आपका, लड़ाई कर रहा है 10 सीट। सुन लीजिए, सुनिए ना, आप तो सुन के आपको जो अभी भविष्यवाणी करके जाएंगे चुनाव के दिन 4 तारीख। नहीं, भविष्यवाणी वो कर रहे हैं जिन्होंने आपके लिए भी जीत की स्क्रिप्ट लिखी थी। हम आपको संजय जी, कौन है प्रशांत किशोर? मैं ये बोल रही हूँ, उन्होंने उनकी भविष्यवाणी छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने आपके लिए भी जीत की इबारत लिखी थी ना, और वो पार्टी के साथ काम कर चुके हैं। वो आपकी पार्टी की भी खामियां जानते हैं, वो बीजेपी की भी जानते हैं। नहीं, छोड़िए। प्रशांत किशोर अगर इतना बड़े आदमी हो जाते तो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन पाया है? अपना पार्टी बनाकर, हाँ ठीक है, उन्हें दरकिनार कर दीजिए आप। किसी को खिलाफ प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाया? उन्हें दरकिनार कर दीजिए, बल्कि आपकी नेत्री नहीं करती है उन्हें दरकिनार कर दीजिए आप, कोई बात नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं आपके पश्चिम बंगाल में 39 आने वाली है।
हाँ, हम तो बोल रहे हैं 10 सीट में भारतीय जनता पार्टी मेरे से फाइट करेंगे। संजय सरकार जी का ऑडियो ठीक नहीं है क्या? सुन लीजिए, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, रानाघाट, आरामबाग, काती, तमलुक, पुरुलिया, विष्णुपुर, बांकुड़ा, इसमें भी हम 6 सीट जीत लेंगे। अगर नहीं जीता तो मैं आपको चैनल में आज के बता के जरा राजनीतिक संन्यास ले लेंगे। आप मेरे से कन्याकुमारी में कभी आकर मिल लीजिएगा। हम दिन का सपना नहीं देखता, मुंगेरी लाल का हसीन सपना नहीं देखता। रह गया NIA के पिछली सर मैं बस एक पर्सपेक्टिव देना चाह रही हूँ, एक पर्सपेक्टिव सुन लीजिए। पर्सपेक्टिव ये है कि 2014 उसके बाद 2019 वहां पर बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं। जब पिछली बार 18 सीटें आई तो किसी ने नहीं सोचा था, तब भी आप कहते थे यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है बीजेपी का। इस बार अगर नंबर 1 पार्टी बन गई तो ममता बनर्जी का क्या होगा, सवाल मेरा ये है। क्योंकि वहां पर अगर बीजेपी ने वो फुटप्रिंट्स बना दिए, वो पद चिन्ह। जोकर जैसे बात मत कीजिए। नहीं, ये क्या भाषा हुई? जोकर जैसे ये क्या भाषा हुई? सवाल का जवाब हम दे नहीं सकते। ये क्या भाषा हुई? मैं आपको कह दूं, आप जोकर लग रहे हैं। नहीं, ये क्या भाषा हुई संजय सरकार जी? ये क्या भाषा है? ये जोकर जैसे बात हमको अच्छा नहीं लग रहा। ये कोई भाषा ही नहीं है। पहली बात मैं आपको बात करने की कोई तहजीब है क्या? सवाल पूछा जा रहा है, उसका जवाब दीजिए। इस तरह की भाषा का क्या मतलब है? नहीं, इस तरह की भाषा का कोई मतलब नहीं है। मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है अगर आपको इस तरह बात करनी है। आपको शो में दिखाऊं, और आपकी बात सुनूं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ये भी बता दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये शिष्टाचार नहीं है। ये शिष्टाचार नहीं है। और अगर यही भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो मैं सोच रही हूं कि पश्चिम बंगाल में आपका क्या होगा संजय सरकार जी। और अगर यही मैं आपको कह दूं कि आपका फ्रेम जोकर जैसा लग रहा है तो बहुत सारे मुझसे सहमत भी होंगे। ये भी बोल दूं आपको, बहुत सारे लोग शायद ताली भी बजा दें उस पर, ये भी बता दूं। खैर बहरहाल किशोर जी के पास जा रही हूं, जरा एक सवाल पे जवाब लेने हैं। किशोर जी एक जवाब, नहीं, वो संगीत रागी हंस रहे हैं ना, वो इसीलिए हंस रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे सहमत होंगे। जोकर का फ्रेम कौन सा है जरा दिखा दीजिए। अच्छा, अब मैं किशोर तिवारी जी के पास जा रही हूँ। सुचेता, हाँ बोलिए के शर्मा जी बोलिए। एक शब्द कहना है मुझे मात्र। नहीं, मुझे आश्चर्य, देखिए क्या होता है जब लोगों के पास तर्क नहीं होते हैं और सही बात बोलने के लिए विषय नहीं होते हैं तो वो इसी तरह के अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। इतनी बौखलाहट क्यों है? जब आपने ये बताया, हम 2000 इसके पहले विधानसभा में 3 विधायक थे हमारे, हम बढ़ के 77 हो गए, हम 18 लोकसभा सीटें जीत गए, तब भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये बौखलाहट है, ये हताशा है, निराशा है। इसीलिए एंकर को अपशब्द बोलना ये इनकी मानसिकता बन गई है। यही एरोगेंट ममता बनर्जी के अंदर है। किसी को गाली बको, किसी को कुछ बोलो, किसी को अपशब्द बोलो, दंगा कराने की धमकियां दो, ये सब सारी चीजें जो है ये सब इसीलिए हो रही है। रामनवमी को लेकर दंगे की बात कर रही नहीं, वो आप पर आरोप लगा रही है 19 को चुनाव है, 17 को आप दंगा कराएंगे, ये कह रही हूं। ठीक है, मैं आगे ये क्यों उनको, वो इस प्रदेश की मुख्यमंत्री है, उनको अपने कानून व्यवस्था पर जो भरोसा नहीं है, वो क्यों पहले से प्रोटेक्ट कर रही है? इसीलिए कर रही है क्योंकि उनको ये करवाना है। बताइए भाई दुष्यंत जी, वो इस बात के लिए प्रोटेक्ट कर रही है, वो संभावना इसीलिए व्यक्त कर रही है। नहीं, NIA पर हमला, ED पर हमला, उसके बाद NIA पर हमला, ये किसी और राज्य में नहीं हुआ होगा, ये जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है। ये बिल्कुल संघीय व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है और दीदी की अलोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, वो देखा जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी जैसा हमारे साथी दावा कर रहे हैं कि 18 हैं, हम बढ़ जाएंगे, वो संभावनाएं भी कहीं नहीं दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी बहुत नहीं, अच्छे से आपको वो संभावना और वहां राज्य में अपना विस्तार कर रही है। ठीक है, मैं एक दो बातें हैं जो कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में कि जिस प्रकार से शिक्षित और जो काबिल लोग हैं उन्होंने पिछले 10 वर्ष में पलायन किया है, जिनकी संख्या 12 से 17 लाख बताई जाती है, वो ये प्रदर्शित करता है कि भारत में रोजगार के साधन नहीं है, भारत में कहीं ना कहीं युवाओं को बेहतर भविष्य नहीं दिख रहा है और ये पिछले 10 वर्ष में अधिक हुआ है। तो मोदी जी की सरकार में और भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उनकी कथनी में और जो जमीन पे परिणाम है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में अपने पीक को पा चुकी है, उसके बढ़ने की संभावनाएं नहीं है। अच्छा, और आपकी कांग्रेस की पीक कहाँ हो रही है? मैं बता रहा हूं, वो प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की पीक ही नहीं हो सकती है, सिर्फ डाउनफॉल है जब तक राहुल गांधी है। प्रशांत किशोर जब तक राहुल गांधी है। प्रशांत किशोर अभी चंद
महीनों पूर्व की बात है, वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मटेरियल बता रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि सिस्टम को मैं ऑपरेट करूंगा, इलेक्शन का इंचार्ज मुझे बना दीजिए। तो ऐसे व्यक्ति की मैं समझता हूं, लेकिन उनके पास कांग्रेस पार्टी गई थी, वो नहीं गए थे कांग्रेस पार्टी के पास। कांग्रेस पार्टी उनके पास गई थी, वो नहीं गए थे। मैं उन्हें डिफेंड करने नहीं बैठी हूं, मुझे नहीं पता उनके वो क्या कर रहे हैं। कह सकता नहीं, प्रामाणिकता से मैं बता रही हूँ आपको, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अप्रोच किया था, चलो, और कांग्रेस पार्टी ने इस बात के बारे में बताया भी था। आपकी बात को मान लेते हैं, लेकिन वो एक पेशेवर एक कंपनी चलाते हैं, ठीक है, उसके वो शुल्क लेते हैं, ठीक है, फ्री में कोई सलाह नहीं देते। बिल्कुल सही बात अब ये जो सलाह उनकी आई है, जरूरी नहीं है फ्री में आई हो, ये भी पेड हो। अच्छा, ये पेड है, नहीं, क्या पता, नहीं, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। अच्छा, जो उन्होंने प्रश्न पूछा उस पर तो बात कर ले, मतलब रणनीति के लिए प्रोफेसर आगे, रणनीति के लिए तो मिलेंगे उनसे, लेकिन सुझाव उनका नहीं लेंगे। मतलब रणनीति बनाने के लिए प्रशांत किशोर के पास जाएंगे, लेकिन अगर कोई ये बता दे कि भाई पहले राहुल गांधी को आप सीन से हटाओ तभी पार्टी का कुछ भला हो सकता है, तो वो उस पर गौर नहीं करना है। फिर बोलते हैं वो पेड होंगे, उन्होंने पैसा लिया होगा। वो भाई सारी पॉलिटिकल पार्टियां, बिल्कुल सही है, उनको उन्होंने सेवाएं दी, सही है, बदले में वो धन का। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, ये क्या वो अकेले सोच रहे हैं? क्या ये वो अकेले सोच रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी के इतने नेताओं ने जिन्होंने पार्टी छोड़ी यही कहकर नहीं छोड़ी है प्रोफेसर आगी? आप 5 बताइए जरा, भाजपा के ज्वाइन कर चुके हैं अभी तक भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा होगा दुष्यंत जी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि मोदी नहीं हटेंगे तो पार्टी खराब हो जाएगी। ये तो राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है ना। हिसाब से वो लोग तो असहमत हैं। ठीक है, 1 मिनट प्रोफेसर आगी। सुचित्रा, देखिए, ये सिर्फ मामला प्रशांत किशोर का नहीं है। जो भी व्यक्ति इस देश की राजनीति को थोड़ा बहुत समझता है, राजनीति की नब्ज पर थोड़ी बहुत जिसको पकड़ है, भारत की पार्टियों के बारे में जिसके पास थोड़ा बहुत भी आकलन है, वो ये बहुत आसानी से कह सकता है कि राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए आज के दिन में बोझ है। यदि उस बोझ को अपने कंधे पर लेकर के राष्ट्रीय कांग्रेस भी चलती है, तो राष्ट्रीय तो छोड़ दीजिए, वो क्षेत्रीय पार्टियों से नीचे तक जा सकती है। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 2024 का चुनाव राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक यात्रा का न्यूनतम संख्या होने वाली है। 38 से 40 सीटों से ज्यादा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं जीतने वाली है। दूसरी बात, यही प्रशांत किशोर को ममता बनर्जी जब अपने बुरे दिन में थी तो पश्चिम बंगाल की चुनाव, विधानसभा के चुनाव जीतने के लिए सहारा दिया था। यही प्रशांत किशोर थे जिनका सहारा अमरिंदर सिंह ने विधानसभा चुनाव जीतने के लिए किया है। ये दूसरी बात है कि आज ममता बनर्जी जो है वो उनके बारे में या उनके पार्टी के प्रवक्ता यहाँ आकर के जो कुछ बात कर रहे हैं, उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं, वो थोड़ा अशोभनीय है। दूसरी बात, एक और भी गंभीर बात बोलना चाहता हूं कि ममता बनर्जी को सीबीआई, ईडी, जितनी भी संस्थाएं हैं उन सबसे चिढ़ है। उनको प्रदेश में रोहिंग्या चाहिए, रोहिंग्या टेररिस्ट चाहिए, बांग्लादेशी टेररिस्ट चाहिए, पाकिस्तानी टेररिस्ट भी चाहिए। एक व्यक्ति जिस पर 2022 में बम विस्फोट का आरोप है, उसको पकड़ने के लिए एनआईए जा रही है और उसके खिलाफ मोलेस्टेशन का चार्ज लगा रहे हैं। मजेदार बात है, ये वही ममता बनर्जी हैं जो अपने एक पुलिस कमिश्नर के लिए धरने पर बैठ जाती है। ये वही ममता बनर्जी है जो संदेश काली में शाहजहां शेख के लिए बैटिंग करती है। तब तक कहती है कि भाई उसने ऐसी बातें की है या नहीं, यौन शोषण किया है या नहीं, इसका प्रूफ कहाँ है, प्रमाण क्या है। तो जो महिला मुख्यमंत्री सेक्स के मामले में भी, महिलाओं के प्रति अपराध के लिए भी, यौन शोषण के मामले में भी आतंकवादी, आज सबसे सुन के रखिए, आरएसएस के कर्मी पकड़ा गया था, आरएसएस के कर्मी पकड़ा गया था, उसको प्रमोट करके जिला में पंचायती राज चुनाव के अंदर जो है अनअपोज्ड पकड़ा गया था, निर्वाचित हुए थे। यही पश्चिम बंगाल है जहां पर हजारों लोग भाग करके आप रांची गए थे,
झारखंड गए थे, आसाम भाग करके चले आए थे, बिहार भाग करके चले आए थे। अरे केरल तो बंगाल जो है आज के दिन में वायलेंस का वो पैमाना दिख रहा है जो एक तालिबानी शासक, तानाशाही शासक के शासन के दरमियान होता है। ऐसी राजनीति जो है बिहार में 80 के दशक में देखते थे, 90 के दशक में देखते थे। आपको मालूम है, पूछिए तो बंगाल का इतना उस समय भी नहीं हुआ था जितना वामपंथियों के समय भी नहीं हुआ था जितना पतन आज नहीं। इस तरह किसी भी राज्य में ये नहीं देखा गया कि ईडी की कोई जांच हो, और जांच तो ऐसी हुई है, अगर मैं कहूं दिल्ली में तो ऐसा हुआ है कि गिरफ्तारी भी हुई है मुख्यमंत्री की। एक सेकंड संजय जी और रागी जी, मैं एक बार जरा वापस, मैं किशोर जी को लीजिए स्क्रीन पर। मैं ऐसा कहीं नहीं हुआ जहां पर ईडी के अधिकारियों पर पत्थरबाजी कर दी गई हो, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। और ऐसे एनआईए पर भी कैसे विरोध हुआ, वहां पर गाड़ी पर, काफिले पर हमला हुआ, उसके बाद वहां पर एफआईआर हुई, ये किसी और राज्य में नहीं हो रहा है। अपनी अलग सरकार चला रहे हैं, तो ये इसके बारे में सोचना होगा। और अगर वहां पर पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के होते हुए वहां पर लोकसभा सीटें बढ़ती हैं बीजेपी की, तो क्या इसमें हैरानी होगी? सवाल है, इसके बारे में सोचिए। मैं एक बार किशोर जी के पास जा रही हूं। किशोर जी, राजा का बेटा तो हमेशा राजा नहीं रहता है। अरे राजा का बेटा तो राजा बन गया था। बीजेपी ने ईडी, सीबीआई, एनआईए इसका सहारा लेके उसको गद्दी पे से उतार दिया। उसका तो असर है। जो अच्छा प्रशासन दिया था उद्धव जी ने, उसका असर हो रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र में मोदी जी का भी चुपड़ा साफ हो रहा है। और एक बात मैं बताऊंगा कि प्रशांत किशोर ने पॉलिटिकल पार्टी निकाली है, और वो पार्टी भी डिफरेंस बताना चाहते हैं, तो वो तो सठिया गए हैं। एक नाथ शिंदे तो गठिया गए हैं। उन्होंने उनके साथ हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो साथ थे, उनको भी टिकट दे नहीं पाए। वो तो पुत्र प्रेम में पार्टी अपनी डुबा के बैठी। आज जो एक नाथ शिंदे के साथ गए, उनका अस्तित्व खत्म हो गया है। अब यहाँ महाराष्ट्र में उद्धव जी की आंधी है, और उद्धव जी यहाँ पर क्लीन स्वीप करने को जा रहे हैं। मैं अभी बता रहा हूं, क्लीन स्वीप करने को जा रहे हैं। कारण है कि किसान बड़े नाराज है। अच्छा, हाँ, मैं बता रहा हूँ। मैं आपको ये भी बताता हूँ, क्लीन स्वीप हो रहा है मेरे बोलने पर। किशोर जी, आप तो बड़े अनुभवी हैं। मैं हमेशा कहती हूँ वो क्लीन स्वीप हो रहा है, वो आपके गुट में पार्टी स्वीप हो रही है, वो उस तरफ जा रही है, एक नाथ शिंदे की तरफ। ये स्वीप हो रहा है महाराष्ट्र में, तो ये हकीकत है। वहां कांग्रेस को एक तरफ छोड़ रहे हैं, संजय निरुपम ने मोर्चा खोल दिया। वहीं आपकी पार्टी में यही हो रहा है। अरे एक मिनट, मेरी बात पूरी सुनो। हाँ, बोलिए प्लीज। नहीं, संजय निरुपम का खेला हो गया, एक नाथ शिंदे का खेला हो गया। बीजेपी ने उनको हमारे खिलाफ पे हायर परचेज पे लिया था, तो संजय निरुपम के साथ खेला किया किसने? एक कांग्रेस पार्टी ने किया ना सर, आपके सहयोगी ने। वो टिकट चाह रहे थे, राहुल गांधी ने खुद उन्हें कहा था टिकट देंगे, फिर वो कह रहे हैं मुझे कोई टिकट नहीं मिला। अरे उन्होंने कहा कांग्रेस सोचे, उद्धव ठाकरे के साथ ना जाए। सुत्रिया जी, मुझे बोलने दो ना। हाँ, प्लीज बोलिए। आप है ना, मुझे एक बोलने देना। प्लीज बोलिए। पहली बार वो 2.5 लाख से हारे, मैं एक बात बोलता हूँ, पहली बार वो 2.5 लाख से हारे, फिर 4.5 लाख से हारे। वहां पर हमारे गजानन कीर्तिकर जी चुन के आए। गजानन कीर्तिकर जी पाला बदल के एक नाथ शिंदे के साथ चले गए। हमने उनके बेटे को खड़ा किया। अब वो बकवास कर रहे हैं, उनके पास कोई सबूत है तो वही सीबीआई, एनआईए, ईडी के पास जाए। हाँ, जो उनके पास है, मुझे लगता है सारे देश में लोग ईडी, सीबीआई के अफसरों को इसी प्रकार का खेला करेंगे जैसा बंगाल में हो रहा है। क्योंकि सरकार में आज मोदी जी के प्रचार के लिए मोदी जी ने केवल ईडी, सीबीआई और एनआईए को यूज चालू किया है, और ये सब गलत है। भारत में प्रजातंत्र खतरे में है। जहां 2 सीएम जेल में हो चुनाव के वक्त, तो कैसा है? अभी आप समझते क्यों नहीं? इसके बारे में तो मैं के शर्मा जी से पूछूंगी, और ऐसा नहीं है उनसे पूछा नहीं जाता है ये सवाल। सुन लीजिए मेरी बात। जो आज बात एकनाथ शिंदे ने कही, जिस आरोप पर मैं बात कर रही हूं, उन्होंने कहा बाला साहेब जब थे वो हमें
हमें जिस तरह से हमारे साथ करते थे, हमें बच्चों की तरह रखते थे, उद्धव ठाकरे हमें नौकरों की तरह हमसे पेश आते थे। ये कहा, ये उनके शब्द हैं। और फिर उन्होंने कहा कि इसीलिए राजा का बेटा हमेशा राजा नहीं रहता है। अब आज मैं ये क्यों कह रही हूं, क्योंकि एक तरफ उन्होंने ये उद्धव ठाकरे के बारे में कहा कि आप अज्यूम मत करिए कि आपके पिताजी अगर महान नेता थे तो आपको वो गद्दी मिलेगी, और ये उन्होंने महाराष्ट्र में करके भी दिखा दिया। वही चीज राहुल गांधी को प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि आप उस गद्दी के लिए रुके, आप वहां नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन आपको हटना चाहिए पार्टी से। हाँ बोलिए बोलिए, फिर मैं केके जी के पास जाऊं। एक मिनट में बात कर लेता हूँ। हाँ। एक मिनट में बात करता हूँ। बाला साहेब ठाकरे के बेटे रहने का उद्धव जी को एडवांटेज नहीं मिला। उन्होंने संघर्ष कर बीजेपी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा और अपने आप को सिद्ध किया। एज ए सीएम उन्होंने महाराष्ट्र में 2.5 साल राज किया। आज उनकी जो लोकप्रियता है वो सब तरफ दिख रही है। मैं अभी बता रहा हूँ, उद्धव ठाकरे को अंडर एस्टिमेट करना, उनको छेड़ना मोदी जी को अपने गद्दी से दूर जाने के लिए कारणीभूत होगा। हाँ, और प्रशांत किशोर को भी अपनी गलती मानना पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी उनको भी मालूम नहीं है। अभी वो पद यात्रा कर रहे हैं और वहां से वो भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये अनुचित प्रकार है। एक आदमी ने अपनी क्षमताओं को देखकर ही बात करनी चाहिए। अच्छा, अपनी क्षमताओं को देखकर के जी वो बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर स्वीप होने वाला है महाराष्ट्र में। आज प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में है, आज योगी आदित्यनाथ ने 3 सभाएं वहां पर की हैं, और किशोर जी कह रहे हैं महाराष्ट्र में नहीं मिलने वाला है, जो आप आंधी सोच रहे हैं वहां नहीं होने वाली है। मैं आपसे पूछ रही हूं, प्रधानमंत्री वहां पर है, महाराष्ट्र में इस वक्त क्या गणित कह रहा है आपका? पहला चुनाव है पार्टियों के टूटने के बाद। देखिए सुचेता जी, सबसे पहले तो मुझे ये उद्धव गुट, मैं तो शिवसेना इनको बोलता नहीं हूँ, शिवसैनिक हैं भी नहीं, और ये तो बदल गए। चलो यार, चलो किशोर जी बहुत बोलते हो आपके समय मैंने नहीं बोला। तो ये जो उद्धव गुट है, मुझे बात बहुत सख्त एतराज है। आपके करोड़ों दर्शकों के सामने इनके प्रवक्ता ने आज इतनी एक गलत बात बोली है जिसकी घोर निंदा करता हूं मैं। इन्होंने पूरे देश से आह्वान किया कि ईडी और सीबीआई इसको जो है इसी तरह से लोग मारेंगे। ये इनकी मानसिकता है, ये लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। ये परिस्थिति आ गई है कि उसको इसी तरह ईडी और सीबीआई को मारा जाएगा है। ये स्तर हो चुका है आपका एजेंसी। ये स्थिति नहीं, आप देश की जनता को भड़का रहे हो। आप देश की जनता को संवैधानिक संस्थाओं के विरुद्ध भड़का रहे हैं। ये अपराध है सरासर। ये आपकी हताशा है, आपकी निराशा है। अरे आप सुचेता जी, मैं बीच में नहीं बोला था, हमने मशाल हाथ में ले ली है। ठीक है, एक करके मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, हमने मशाल हाथ में ले ली है। आप धमकाइए मत, आप मुझे ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हम उनके खिलाफ खड़े होंगे अगर हमारे दरवाजे पे हमला होगा। ठीक है, केके जी बोलिए, जल्दी से बोलिए, उसके बाद सुनिए। ये क्या खड़े होंगे इनकी? नहीं, ये क्या खड़े होंगे? इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं बची है। ये सोनिया गांधी के दरवाजे, इनका नेता जो है चौखट में एड़ी रगड़ रहा है। सारे बाला साहब ठाकरे, पूज्य बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को तिलांजलि दे दिया इन्होंने। ये हिंदुत्व के विरोधी हो गए, ये राम मंदिर के विरोधी हो गए। और आज तो मुझे आश्चर्य हुआ, यही प्रवक्ता एक चैनल में बैठ के कह रहे हैं कि इस देश का आदिवासी हिंदू नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी अपना गठबंधन कर, इस देश का आदिवासी हिंदू नहीं है। ये अभी इनका बयान है, इनका बयान था। मुझे आश्चर्य है। मेरी बात मुझे सुचेता जी, मुझे प्लीज बोलने दीजिए, इनको बंद कराइए। अच्छा, किशोर जी एक करके प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं प्लीज, कि जिसने पूज्य बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के सिद्धांतों को जाकर जो है गिरवी रख दिया हो सोनिया गांधी के यहाँ, वो व्यक्ति यहाँ पर बैठ के बात कर रहा है। जिसने भगवान राम के रामलला राम मंदिर का विरोध किया, उसका साथ खड़े हैं वहां पर। आज ये मुख्तार अंसारी के सहारे खड़े हैं लोग। ये इनकी स्तर हो चुकी है माफिया और गुंडों के साथ। आप चैनल में अभी मेरे से बहस कर रहे थे, तो ये क्या कर रहे हैं? मुझे आश्चर्य हुआ। मैं एक बार बता दूं, प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र में थे और उन्होंने जो बात कही है, मैं केके जी वो सुना रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। सुन लीजिए दुष्यंत जी। कांग्रेस पार्टी तो समस्या की जननी है। विपक्ष का मंत्र है सत्ता पाओ मलाई खाओ। कांग्रेस ने देश को अस्थिरता में झोंका और कांग्रेस ने देश का विभाजन भी किया। कांग्रेस की नीतियों से
देश पीछे हुआ है, ये प्रधानमंत्री ने आज कहा है। अब सवाल ये है, ये कांग्रेस को लेकर ये हमला प्रधानमंत्री का जरूर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर भी तो यही हमला कांग्रेस पर हो रहा है ना, तो इसे सिर्फ मोदी का हमला या बीजेपी का हमला माने? मैं सिर्फ एक लाइन की बात कहना चाहता हूं। बोल दीजिए। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने देश में आईटी की नींव रखी, आईटी सेक्टर को उन्होंने शुरुआत की। ठीक है। आज कितने अरबों खरबों डॉलर का भारत में रेवेन्यू आ रहा है, विदेशी मुद्रा आ रही है, जो हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार आज भरा हुआ है, उसमें कितना बड़ा योगदान आईटी सेक्टर का है, ये शर्मा जी जानते हैं। तो आप उस कांग्रेस को कह रहे हैं जिसने देश की में लोकतंत्र को स्थायित्व प्रदान किया, जिसने 18 साल के युवा को मताधिकार की शक्ति दी, जिसने महिलाओं को आरक्षण दिया चुनावों में, पंचायती चुनावों में, जिन्होंने पंचायती राज्य का ऐसा ढांचा दिया जिसका दुनिया में कहीं नहीं है। मोदी जी अगर आज विदेश में जाके कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी और भारत में लोकतंत्र सबसे मजबूत है, तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस नहीं, तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी ही नेतृत्व करते रहे? ये कहां लिखा है और ये किसने बोला है कि नेतृत्व राहुल गांधी का ही रहेगा? नेतृत्व कहां कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। एक दलित नेता का नहीं कर रहे हैं क्या आप? दलित नेता को अनदेखा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं क्या? अध्यक्ष हैं, नहीं कर रहे हैं क्या? मैं तो उनका सम्मान कर रही हूँ, मैं तो उनका सम्मान कर रही हूँ और वो भी आज ऐसी बात खड़ी कर रहा है। मैं उनके सम्मान में बोल रही हूँ ये बात कि अगर अध्यक्ष रहते हुए ही राहुल गांधी सारी रणनीति तय कर रहे हैं तो फिर ये सम्मान नहीं अपमान है, ये आप सोचिए। प्रोफेसर रागी को लीजिए जरा। कांग्रेस में अलग अलग विभाग हैं, मैनिफेस्टो के लिए एक विभाग है, कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए एक विभाग। दुष्यंत जी आप सीरियसली बताइए, आप तो इतने लंबे समय से मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, कार्यकर्ता रहे आप, कम्युनिकेशन का एक डिपार्टमेंट। मैं आपसे पूछ रही हूँ, हर नेता राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल क्यों उठाता है? ये अभी का नहीं है। और उससे बात, और सुनिए प्रशांत किशोर ने एक और बात कही है, मैं उनकी बात नहीं करूंगी, लेकिन उन्होंने एक बात जो कही जो बहुत लोग सोचते हैं प्रोफेसर रागी, वो ये कहते हैं कि जब पिछली बार हार हुई थी तो उन्होंने कहा था मैं पार्टी से अलग कर लूंगा खुद को, लेकिन आज भी कांग्रेस पार्टी के सारे नेता कार्यकर्ता, उनका आईटी सेल सिर्फ राहुल गांधी को नेता के रूप में दिखाता है कि नहीं दिखाता है? देखिए उन्होंने कहा खड़गे जी अध्यक्ष हैं। कौन सा कांग्रेस का कौन सा नेता है जो खड़गे जी की तारीफ में ट्वीट्स करता है? जरा बता दीजिए, एक नेता का नाम बता दीजिए मुझे जो खड़गे जी की तारीफ करते हुए ट्वीट कर रहा है। मैं ही करता हूं पहले। राहुल गांधी साहब की एक लोकप्रियता है, उसे अच्छा है, डिबेट हो सकती है, ठीक है, आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी देश के एक पॉपुलर लीडर हैं, तो उनकी लोकप्रियता के आधार पर उनके समर्थक होंगे। प्रोफेसर आगे नेचुरल बात है। प्रोफेसर आगे आप सहमत हैं इनसे? सुचरिता इसका कारण है, इसके कारण को समझिए जी। देखिए पूरी कांग्रेस पार्टी जो है एक परिवार के इर्द गिर्द घुसती है, ठीक है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जितने मेंबर हैं या जो ऑफिस बेरर हैं वो गांधी परिवार की दया कृपा पर, कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं वो गांधी परिवार की दया कृपा पर, कांग्रेस के जो नेता हैं वो गांधी परिवार की दया कृपा पर है। तो ऐसे में कांग्रेस के ये पदाधिकारी या प्रवक्ता उनकी जो लॉयलिटी है वो पार्टी और देश के ज्यादा गांधी परिवार के प्रति है, क्योंकि वो अपने पद पर तभी तक बने रह सकते हैं जब तक गांधी परिवार की उन पर दया कृपा हो, नहीं तो वहां से बाहर चले जाएंगे। यही कारण है कि जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि कई बार स्टार्टअप राहुल गांधी वो ऐसा स्टार्टअप है जो आगे बढ़ते ही नहीं है, बार बार जाते हैं धरती से 20 फीट ऊपर जाते हैं, फिर नीचे गिर पड़ते हैं, फिर 21 फीट जाते हैं, फिर 25 फीट नीचे धंस जाते हैं। हर बार वो कोई न कोई ऐसी वर्दी कर देते हैं। प्रधानमंत्री ने देखा, आपने देखा होगा कि बार बार उकसावा किया कि अरे वो राहुल गांधी तो कोर्ट भवन में है, वो चुनाव प्रचार में आ ही नहीं रहे। तो प्रधानमंत्री जानबूझ करके ऐसा किया है। क्यों ऐसा किया है आप समझिए, इसको गंभीरता से देखिए। इसलिए किया है क्योंकि राहुल गांधी जैसे ही प्रचार में आएंगे को भारतीय जनता पार्टी को एक दूसरा स्टार प्रचारक मिल जाएगा। उदाहरण पार्टी के लिए मैं उदाहरण के रूप दूसरा स्टार प्रचारक राहुल गांधी कुछ न कुछ ऐसी गलती बोल लेंगे, कुछ न कुछ ऐसी बिटंगा बोल देंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव हो जाएगा। तो अच्छा, मैं एक चीज पूछ रही हूँ आपसे, जब रागी साहब मैं एक आपको एक प्रश्न, एक चर्चा में एक तथ्य रखना चाहता हूँ।
गौरव वल्लभ जी की बड़ी चर्चा हो रही है, और जब गौरव वल्लभ पार्टी में आए, इनको प्रवक्ता बनाया जा रहा था, तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं को यह कहना था ये संघीय पृष्ठभूमि के हैं, इनको मत दीजिए इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। लेकिन तब भी कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने यही फैसला किया कि कोई व्यक्ति अगर दूसरी विचारधारा से आ रहा है और हमारी विचारधारा में आस्था दिखा रहा है तो हम दरवाजे बंद नहीं करेंगे, हम मौका देंगे। आप ऐसा मत कहिए। कांग्रेस पार्टी ने जो भी जिसने आके विचारधारा के साथ जुड़ा उसको मौका दिया कि सब सिर्फ घर से चलती है और परिवार के लोग तो एक गौरव वल्लभ पर क्यों डिबेट हो रही है? उदाहरण गौरव वल्लभ एक उदाहरण है, डॉक्टर रागी ने पूरे एक उदाहरण है, संजय निरुपम दूसरा उदाहरण है, तीसरा उदाहरण है, आचार्य प्रमोद कृष्णम चौथा उदाहरण है। ऐसे कितने उदाहरण हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया एक और उदाहरण है, जितिन प्रसाद एक और उदाहरण है। ऐसे तो उदाहरणों की फहरिस्त है, चलती जा रही है। सत्ता चाहिए थी, संघर्ष के समय वो लोग छोड़ के साथ चले गए सत्ता के पक्ष में। अच्छा, अब उनके लिए क्या चर्चा करना जिनका नाम आपने लिया? अच्छा, वो सत्ता के लिए चले वैचारिक रूप से कभी वो नेतृत्व पर सवाल उठाकर नहीं थे, वो तो सत्ता के लिए जुड़े थे। एक मिनट, मैं एक बार जरा बड़ी खबर एक और बता दूं कि अरविंद केजरीवाल पर कल बड़ा फैसला आएगा। जरा अपने दर्शकों को बता दूं, गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर यह फैसला है। दिल्ली हाईकोर्ट कल फैसला सुनाएगा। तो दिल्ली हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला जो कल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आएगा, दिल्ली हाईकोर्ट कल अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ उन्होंने याचिका दी थी, उस पर फैसला 3 अप्रैल को सुरक्षित रखा था दिल्ली हाईकोर्ट ने। अब कल फैसला आना है। क्या अरविंद केजरीवाल को राहत देगा हाईकोर्ट? सवाल ये है, या फिर सलाखों के पीछे ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल? कल दिल्ली हाईकोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगा, दिल्ली हाईकोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस फैसले के बाद न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की भी राह तय होगी। तो ये एक बड़ी खबर है। मैं इस बार एक बार और बताना चाह रही हूं कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को लेकर भी चर्चाएं हैं दिल्ली में, अब दिल्ली में भी ईडी की कार्रवाई हुई है संजय जी, लेकिन यहां पर ईडी के अफसरों पर किसी ने हमला नहीं किया, उनकी गाड़ियां नहीं तोड़ी हैं। बोलिए संजय जी। प्लीज आपको मैं बोल रहा हूं आपको, जिस दिन आप एनआईए का अधिकारी वहां पहुंचे थे, एक अधिकारी थाने में बैठे थे और दूसरे अधिकारी आपको सोमोजीत को घर में पहुंचे थे, मनोब्रतो के घर में पहुंचे थे। तो मनोब्रतो और उनको बेटा को अरेस्ट किया। उसको बेटा का उम्र था 16 साल, अभी जस्ट एसएससी मतलब क्लास 12 के एग्जाम दिया है, थोड़ा दिन बाद उसको रिजल्ट निकलेंगे। जब इसको बेटा को उठा के लेके जा रहा था, वहां का महिला लोग काफी नाराजगी जताई थी और महिला को ऊपर धक्का धक्की करके उत्पीड़न किया है, उसको मतलब ये क्या बोला आपको, बदसलूकी किया है, सब कुछ कर चुके हैं। वहां का महिला को तो देना ही है। सर, उत्पीड़न और बदतमीजी के आरोप तो आपने रिपब्लिक के रिपोर्टर पर भी लगाए थे, कोर्ट में खारिज हो गए थे। कोर्ट ने कहा कि क्या सबूत है आपके पास, उत्पीड़न का केस आपने डाल दिया, आपने हैरेसमेंट का केस डाल दिया था। कोर्ट ने कहा था कहां है सबूत, उन्होंने खारिज किया था। ये कहने वाली, और जिस तरह से आप बोल रहे हैं, मेरा सवाल सिर्फ ये है, प्रोफेसर आगे कुछ बोलना चाह रहे हैं। प्रोफेसर आगे क्या बोल रहे हैं, जल्दी से बोलिए। सुचित्रा, ममता बनर्जी की सरकार हर उस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर फाइल करेगी जो पश्चिम बंगाल में जाकर अपराधियों और लुटेरों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करेगी। ममता बनर्जी उसी प्रकार से उनके खिलाफ केस चाहते हैं। वो जानबूझ करके अपने स्टेट की पुलिस का उपयोग कर रही है केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ। कोई भी केंद्रीय एजेंसी, एक प्रतिष्ठित अधिकारी जो है, वो जाकर के किसी का मोलेस्टेशन करने के लिए नहीं जाता है। लेकिन हैवानगी देखिए वो बंगाल सरकार की कि उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, उन अधिकारियों के, एनआईए के अधिकारियों के खिलाफ मोलेस्टेशन का चार्ज लगवाती हैं ताकि उनके खिलाफ एक गंभीर अपराध के तहत उनको उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जा सके। इससे बड़ा निंदनीय और घटिया काम और क्या हो सकता है? नहीं, और शायद अगर ये अति वहां के लोग महसूस कर रहे हैं, तभी वो नंबर जिनकी हम बात कर रहे हैं कि गणित बदलेगा और वहां पर टीएमसी पिछड़ सकती है, कोई और पार्टी उनसे आगे आ सकती है। ममता बनर्जी भी लेफ्ट को पछाड़ कर ही आगे आई थी, तो वही उनके साथ हो सकता है। ऐसा कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। ये सोचिए इस पर। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।